हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का आपके टॉप 25 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में 5 ऐसे टिप्स मैं बीच बीच में दूंगा जो आपके एग्जाम में आपके मार्क्सेस को इंक्रीज कर देगा, साथ ही एज अ सब्जेक्ट में आपकी पकड़ को मजबूत कर देगा। आप चाहते हैं एग्जाम बहुत अच्छा जाए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो बहुत जरूरी है। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो तो आप तक हमारी सारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ ही फाइनल एग्जाम जो आपका मिड टर्म था उसके हमारे पास वीडियोस हैं, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकेंगे। तो कैसा पैटर्न आता है उसको समझ लेना। साथ ही पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है दोस्तों। शारीरिक शिक्षा ये हमारी शिक्षा का ही एक हिस्सा है, हमारी एजुकेशन का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम किसी व्यक्ति को हर मौला का मतलब है कि हर क्षेत्र में आप उसको अच्छा बनाना चाहते हो, उसको स्वास्थ्य में उसको एथलीट बनाना चाहते हो, खेल में मतलब उसके अलावा एथलीट, टूर्नामेंट में, मनोरंजन करने में, या शरीर की जो भी मांसपेशियां उसको मजबूत करने में, अंग जो हमारे पार्ट्स हैं शरीर के, या हमारा दिमाग जो है और हमारी आत्मा, हमारे सोल को भी, इन सब चीज़ों को जो शारीरिक शिक्षा है वह मजबूत बनाता है, अच्छा बनाता है, उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो ये आपका शारीरिक शिक्षा आपका कार्य करता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सुविधाओं और व्यक्ति और समूहों के उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय, जो कि शारीरिक शिक्षा ग्रुप में स्वास्थ्य हो गया, मानसिक हो गया, उत्तेजक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करता है। सुदृढ़ का मतलब मजबूत करता है। शारीरिक शिक्षा आपको स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करता है, आपको मानसिक रूप से अच्छा करता है, सामाजिक रूप से आपको सुदृढ़ करता है। ये शारीरिक शिक्षा का आपका उद्देश्य। इसके अलावा सर्वांगीण विकास भी कह सकते हो कि मानव का या स्टूडेंट का, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, लिख सकते हो आप ये। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा आता है, शारीरिक शिक्षा पढ़ने के पश्चात हम कौन कौन से करियर अपना सकते हैं। आंसर है बहुत सारे करियर है यार, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसमें से पहला काम हमारा है हम प्रशिक्षक बन सकते हैं, हम ट्रेनर बन सकते हैं। क्या है ये प्रशिक्षक, क्या बोलते हैं, ट्रेनर जो आपका होता है ना, जैसे जिम ट्रेनर्स आपके होते हैं, स्कूल में आपके पीटी के टीचर होते हैं, वे ट्रेनर होते हैं आपके। दूसरा, आप खिलाड़ी बन सकते हो भैया, आप किसी भी खेल में जा सकते हो, कबड्डी में, क्रिकेट में, या किसी भी खेल में आप जा सकते हो। लेखक बन सकते हो। लेखक का मतलब केवल खेल के क्षेत्र के आप लेखक बन सकते हो, क्यों खेल का आपका क्षेत्र है, इसी के आप लेखक बन सकते हो। जैसे बहुत सारे खेल में आज चौका छक्का मार के विराट कोहली ने इतने रन बना दिए, वो जो लेखक है आपका, वो लेखक बन सकते हो। साथ ही रिपोर्टर, आपने कभी देखा होगा जो आपका स्टार प्लस करके स्पोर्ट्स नहीं आता, स्टार प्लस आपका स्पोर्ट्स, जिसमें आपस में खिलाड़ियों से पूछ रहे होते हैं सर आपने कैसे खेला, बहुत बढ़िया खेला, वो रिपोर्टर, आप खेल रिपोर्टर बन सकते हो। साथ ही खेल वैज्ञानिक कि भैया आपके शरीर की कैसी संरचना, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं वो। और उसके अलावा आप न्यायाधीश, मतलब रेफरी जो होता है ना, रेफरी जो आपका रेफरी होता है, या फिर आप अंपायर कह लो, अंपायर जो आपका होता है वो भी आप बन सकते हो। उसके अलावा आपका मैदान कर्मचारी जो आपके खेल में लगे होते हैं वे बन सकते हो। और योग प्रशिक्षक, मतलब योगा भी सिखा सकते हो। ये सारे के सारे शारीरिक शिक्षा पढ़ने के बाद आप काम कर सकते हो, इस बात को याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि प्राचीन और आधुनिक खेलों में क्या अंतर है। देखो, प्राचीन जो खेल है उसका आयोजन यूनान में, यूनान जो वर्तमान में ग्रीस एक देश ना, ग्रीस, उसी को यूनान कहते हैं, वहां पे हुआ करता था। अभी वर्तमान में जो आधुनिक खेल है वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। पहले केवल भागीदारी यूनान के लोग लिया करते हैं, यूनान में खेल है तो यूनान के लोग ही लेंगे। अब किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो खेल में भागीदारी ले सकते हैं। ये पहले धार्मिक महोत्सव था, जैसे आपने कभी देखा होगा जो कोलिजियम आपका हुआ करता था ना, वहां पे बहुत सारे खेल और कुश्ती उस्ती होती थी, तो ये आपका धार्मिक महोत्सव था। लेकिन आज जो खेल का उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, और विश्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। पहले जो खेल ये हुआ करता था ये 5 दिन का था। वर्तमान में जो खेल आपके आधुनिक होते हैं वो 16 दिन के होते हैं। ये भी 4 साल में एक बार हुआ करता था, और ये भी आज भी 4 साल में एक बार आपके होते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य आपके कार्य क्या होते हैं, इस बात को जानते हैं। देखिए, पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो गेम्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है। ओलंपिक्स जो गेम है आपके वो 4 साल में होते हैं। वर्तमान में जो ओलंपिक्स गेम आपका हुआ था वो पेरिस में हुआ था। हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, तो पेरिस आपका जो कि फ्रांस की राजधानी, वहाँ पे हुआ था। इससे पहले आपका जो था वो टोक्यो में हुआ था। कहाँ पर? टोक्यो में आपका हुआ था। ये पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। साथ ही देखिए, ओलंपिक जो आपका खेल होते हैं उसका आयोजन कौन सा स्थल होगा, इसका सारा जो निर्णय है ओलंपिक समिति लेती है कि भाई किस स्थान पर हमारा खेल होगा।
खेल संस्थानों के बचाव और उनकी सहायता, मतलब जो भी आप खेल संबंधित जो भी आपके चीज़ें हैं उनकी और सहायता कैसी करनी है, वो सारा का सारा जो काम है ओलंपिक समिति का होता है। इसी के साथ खेल में नैतिकता की भावना, जो आपका मोरल वैल्यूज़ हैं आपका, और साथ ही साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा प्रदान करना, उनको एजुकेट करना, ये आपका ओलंपिक समिति काम है कि भैया जो आपका खेल में युवा है उनका अच्छे तरीके से उन्हें शिक्षित करना। साथ ही खेल कूद के साथ साथ संस्कृति और शिक्षा को संयुक्त करने के साथ साथ प्रयासों को प्रोत्साहित करना, मतलब हम सबकी जो संस्कृतियां हैं बहुत सारे देशों की, इन्हें एक करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और आपस में प्रोत्साहित करना कि भैया हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा आपस में मिल सके विश्व भर की। ये सारा आपका ओलंपिक समिति का काम होता है। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है कपालभाति प्राणायाम या योगिक क्रिया टिप्पणी करें। ये आपका टिप्पणी है प्रणाम। कपालभाति एक योगिक क्रिया है जिसमें आपका मस्तिष्क और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अग्र भाग, मतलब जो आगे का हमारा भाग होता है उसको शुद्धिकरण के लिए होता है, उसको प्योरीफाइंग करने के लिए होता है, भाई इसके हमारा मन जो है वो साफ हो। साथ ही श्वास लेने की जो हमारी तकनीक है उसके माध्यम से होता है, मतलब हम सांस जब लेते हैं तो प्राणायाम जो कपालभाति है वो हमारे सांस लेने की तकनीक के माध्यम से कार्य हो पाता है। अगला क्वेश्चन आपका है समाधि ध्यान के लिए पहले क्या पूर्व प्रेषित है। अगर आप समाधि ध्यान में जाना चाहते हैं तो आपकी इन चीज़ों का पालन आपको करना चाहिए था। अगर आप यम नियम की समाधि के लिए पहला पूर्व प्रशिक्षित है, इसके लिए आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा। आप अहिंसा का पालन करेंगे तभी आप समाधि लीजिए तो बढ़िया होगा। आप सत्य बोलें, आप झूठ ना बोलें, जो सच है उसे सच कहें, जो झूठ है उसे झूठ कहें, असत्य ना बोलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसका पालन करें? ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये आपका समाधि से पूर्व की जाने वाली सारी की सारी चीजें हैं। समाधि देखिए कई सारे हमारे जो विचारक है, जिसमें आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी सुना होगा। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं वो समाधि ले लेते हैं बिल्कुल, तो वो बातें आप बता सकते। बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो अपने जीवन को त्याग देते हैं, अपने बिल्कुल शांति से लेट जाते हैं, उसे समाधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है योग के महत्व को समझिए। देखो दोस्तों, योग का बहुत महत्व है। योग हमारे शरीर को भी अच्छा करता है, हमारे मस्तिष्क को भी अच्छा करता है। शरीर के रूप में हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारे को बीमारी नहीं लगती। मस्तिष्क के रूप में हम तनाव नहीं लेते हैं, बहुत फ्री फील करते हैं अगर हम योग करते हैं तो पहला यह है कि योग का द्वार हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, मजबूत रखता है, फ्रेश रखता है। तंदुरुस्त का मतलब है बढ़िया रखता है, मतलब एक तरीके से। और अगला आप बता दीजिएगा, योग जो होता है वह आपका हृदय और फेफड़ों के लिए कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। जो हमारा हृदय है, जो हमारे फेफड़े हैं, सांस लेने की क्षमता, उसमें भी वृद्धि करता है। योग मतलब बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए। और तीसरा, नियमित अभ्यास से आप रोग मुक्त हो सकते हो। अगर हम नियमित अभ्यास करें लगातार डेली, अगर हम डेली बेसिस पर हम लोग योगा करना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारे जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, वो हमें लगेंगे ही नहीं। अगला, थकावट को दूर करने के लिए योगा का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है थकावट को दूर करना। आप अगर योगा करेंगे तो थकावट जो आपकी है, जो आपके स्ट्रेस आपके शरीर में है, उस थकावट को भी आप खत्म कर सकते हैं योगा के माध्यम से। सारी शरीर में जो आसन संबंधित आप सुधार कर सकते हैं। जो कोई इंसान अगर टेढ़ा चलता है, कभी देखा होगा कुछ लोग झुक कर चलते हैं, तो वो जो झुक के चलते हैं वे भी आपका सही हो सकता है। किसी के पैर खराब होते हैं, धनुषाकार पैर होते हैं, तो योगा अभ्यास से ये सारी की सारी चीजें अच्छी की जा सकती हैं, सही की जा सकती हैं। सारे पॉइंट्स आपको बता देने हैं। अगला बताइए, ध्यान का एक प्रकार से ध्यान का खेल में क्या महत्व है। ध्यान का खेल में क्या महत्व है? भाई बहुत ज्यादा है। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा आपका अच्छा है तो कंसंट्रेशन लेवल होने के कारण आप बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाओगे। एकाग्रता आपकी रहेगी। तो किसी भी काम को करना चाह रहे हो, मान लो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ा रहा हूं तो आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो क्या आप काम को कर पाओगे? सही से मेरी बात को समझ पाओगे? आंसर है नहीं। इसलिए याद रखना, ध्यान लगाने में ये एकाग्रता बड़ी बढ़ती है। अगर आप ध्यान लगाते हो तो ध्यान लगाने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जब आप शांति से ऐसे इस मुद्रा में बैठ जाते हो तो आपकी जो एकाग्रता लेवल है, कंसंट्रेशन लेवल है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, ध्यान लगाने से आपका जो आपके शरीर संबंध, आपके शरीर को, आपके शरीर की मांसपेशियों को बहुत आराम मिलता है। ध्यान लगाने से तनाव दूर होता है। जो स्ट्रेस लेवल है, ध्यान लगाने से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसी के साथ ध्यान लगाने से आपका तंत्र में क्षमता में सुधार आता है। तो आप जब ध्यान लगाते हो तो जो आपका तंत्रिका तंत्र है, आपका नर्व सिस्टम है, जिसको हम नर्व सिस्टम बोलते हैं आपका, वो बहुत अच्छा हो जाता है और आपका शरीर सही से काम करता है। साथ ही ध्यान लगाने से आप गुस्से पर काबू पा पाते हैं। बहुत ज्यादा जब गुस्सा आता है ना, हमें बहुत गुस्सा आता है हर छोटी छोटी चीजों पे, तो ध्यान जब व्यक्ति लगाता है तो बहुत शांत तरीके से चीजों को सोचता है, समझता है, तो गुस्से पर काबू कर पाता है, कर सकता है।
अगला आपका है योग निद्रा में विस्तृत रूप से अभ्यास करें और ध्यान को बढ़ाने के लिए व्याख्या करें। भाई योग निद्रा क्या कर सकता है? देखो दोस्तों, योग निद्रा जो है एक तरीके से आध्यात्मिक निद्रा है। ये आपका आध्यात्मिक निद्रा है जिसमें आप शांति से सो जाइए, लेट जाइए। मतलब सोने का मतलब ये नहीं कि सो जाओ, मतलब लेट जाओ, मतलब आपकी आंखें बंद हो, सब कुछ आपके मन में चल रहा हो, वो होता है आध्यात्मिक नींद। और योग निद्रा के क्या फायदे हैं? देखो, पहला फायदा योग निद्रा का होता है दिन भर की जो आपको टेंशन है उससे आप तरोताजा हो जाते हो, आप उससे फ्री फील करते हो। और दूसरा आपका है मस्तिष्क के स्वास्थ्य आपका बना रहता है। जो आपका शरीर है और जो आपका मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, उन दोनों का स्वास्थ्य बना रहता है। आप अच्छे से सोच और समझ पाते हो, शरीर अच्छा होता है तो काम अच्छे से कर पाते हो। साथ ही तनाव और अवसाद जो होते हैं, ये आपका अवसाद है, वाह, तनाव और जो अवसाद है आप उन्हें दूर कर पाते हो योग निद्रा के माध्यम से। आराम से जब रिलैक्स होकर लेटते हो, इसमें प्रकार से मानव ऐसे नीचे चटाई बिछाकर लेट जाता है, उसे हम योग निद्रा कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है 11वां, ये बताइए भाई अक्षमता और विकार की विभिन्नताएं क्या होती? देखो, अक्षमता वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति के शरीर में, मतलब कह लीजिए एक प्रकार सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है। अक्षमता वह चीज है जिसमें व्यक्ति सामान्य रूप से जैसे चल फिर पाना, काम वाम कर पाना नहीं कर पाता है। यह शारीरिक और संज्ञात्मक और बौद्धिक हो सकता है। यह आपका शरीर में भी दिक्कत हो सकता है मस्तिष्क, बौद्धिक रूप से भी आप सोच समझ नहीं पा रहे हो तो भी आपका अक्षमता में आ जाएगा। साथ ही यह आपके व्यक्तित्व में जन्म और जीवन काल में कभी कभी हो सकता है। मतलब जो आपका अक्षमता है, या तो आप जन्म के साथ थे, आपने जन्म लिया और आप सुन नहीं पा रहे हो, आपने जन्म लिया आप चल नहीं पा रहे हो, तो जन्म के साथ है। लेकिन हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई आपका एक्सीडेंट आपका हो गया हो, कोई हादसा हो गया हो, उसके माध्यम से भी आपको अक्षमता आ सकती है। दूसरा हमारा होता है विकार। दोस्तों, विकार एक प्रकार से आपका कह लीजिए कोई रुकावट या फिर विघ्न आपका विकार होता है। कोई रुकावट या विघ्न आपका विकार होता है जिसमें व्यक्ति अपनी दैनिक कार्यों को करने में मुश्किल आती है उसको, और दैनिक कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पाता है, वो विकार कहलाता है। ये सामान्यतः तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, मतलब हमारे जो नर्व सिस्टम, शरीर का हमारा सिस्टम है उससे संबंधित आपका होता है। कोई भी विकास शुरू में आपका जो होता है विकार है ये, ठीक है, कोई भी आपका जो विकार है साधारणतः एक नॉर्मल से समस्या प्रतीत होता है, बाद में वह बड़ा हो जाता है। कोई भी जो विकार है वो नॉर्मल सी चीज प्रतीत होती है, जैसे आपको सुनने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाद में आप बहरे हो जाओ, बोलने में दिक्कत आ रही है, बाद में आप बोल ना पाओ, तो ये छोटा छोटा लग रहा है बट बाद में बड़ा प्रतीत हो जाएगा। और विकार बाद में अक्षमता बन जाता है। जब विकार बड़ा रूप ले लेता है तो वो अक्षमता बन जाता है, इस बात को याद रखना। अगला आपका इसमें क्वेश्चन आता है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विविध उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा क्या काम करता है, क्या उद्देश्य है इसका? देखो, पहला काम होता है शारीरिक शिक्षा का कि भाई सभी को सेवाएं प्रदान करना। मतलब शारीरिक शिक्षा क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है, सेवा देता है। उसके बाद गामक कौशलों में विकास, आपका शरीर का जो कौशल है उसमें विकास करता है, और आपके खेलने की, अच्छा काम करने की, अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता में वृद्धि करता है। साथ ही खिलाड़ी के आत्मविश्वास को विकसित करता है। रूपांतरित जो शारीरिक शिक्षा है व्यक्ति के आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है उसको आपको इंक्रीज करता है, जिससे आप अच्छा काम कर सको और अच्छा प्रदर्शन कर सको। साथ ही खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि, जैसे खेल में कोई व्यक्ति खेल तो रहा है लेकिन सक्रिय नहीं है, मतलब एक्टिव रूप से भाग नहीं ले पा रहा, बस नाम के लिए बैठा हुआ है, तो फिर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। इसलिए एक्टिव सक्रिय भागीदारी जो विकसित होती है बस रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से ही होती है। इसका उद्देश्य भी यही है कि उसको बढ़ावा दे सके। साथ ही मानसिक अक्षमता के कारण क्या होते हैं? देखो, कोई व्यक्ति दिमाग से, उसका जो आपका दिमाग है वह खराब क्यों हो सकता है या सही तरीके से काम क्यों नहीं करता है कई लोगों का, उसका सबसे बड़ा कारण है अनुमानसिक। माता पिता जो आपके होते हैं, माता और पिता आपके होते हैं, या दादा दादी में से किसी को समस्या थी, नाना नानी में से किसी को समस्या थी, तो आपको ये अनुवांशिक मिल सकता है। यह गड़बड़ी माता पिता से प्राप्त होती है, जीन्स के माध्यम से आपको मिल जाती है, और गर्भ अवस्था में भी जब बच्चे थे आप या गर्भ माता के गर्भ में थे तब भी हो सकता है कोई समस्या हुई हो और आपको वो अक्षमता आ गई हो। एक प्रकार का सिंड्रोम ये मानसिक विकलांगता और अनुवांशिक गड़बड़ी को दर्शाता है, तो ये भी आपका कारण हो सकता है मानसिक अक्षमता होने का। अगला आपका इसमें क्वेश्चन आता है, ये बताओ शारीरिक अक्षमता क्या होती है और इसका क्या कार्य है। देखो, शारीरिक अक्षमता मतलब विकलांगता, जिसको आज हम दिव्यांग, भारत सरकार ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द यूज हुआ है, जिसका मतलब व्यक्ति खड़ा होने में या उठने में, चलने में, किसी काम को करने में मुश्किल आती है। जब किसी व्यक्ति को, इसको हम दिव्यांग बोलेंगे, क्या विकलांग गलत होगा, दिव्यांग। जब किसी व्यक्ति को खड़ा होने में, चलने में, किसी काम करने में मुश्किल आती है उसे हम दिव्यांग कहते हैं।
अब इसकी शारीरिक क्षमता कितने प्रकार की हो सकती है, ये विभिन्न प्रकार के संक्रमण के रोगों के कारण हो सकते हैं। आपके शरीर में कई प्रकार के रोग हो गए हो, इस कारण से आपको विकृति आ गई हो, चल फिर ना पा रहे हो। जन्म के साथ ही आप जब पैदा लिए हो तभी आपका पैर वैर सही ना हो या आपको सुनने की क्षमता सही ना हो, तब आपको मिल गई हो। विकास संबंधित समस्याएं, विकार हो गया हो कोई आपको, या आपका विकास ना हुआ हो आपका सही तरीके से, तब भी समस्या हो सकती है। दीर्घकालीन आपकी बीमारी, कोई लंबे समय से कोई बीमारी रही हो और उस बीमारी कारण आप सही से काम नहीं कर पा रहे। कई लोग आपने देखा होगा कि बेड पर लेट जाते हैं, मतलब एक प्रकार से कई लोगों को हम कोमा में चले जाते हैं, ठीक है, कोमा में चले जाते हैं, तो वो भी आप दीर्घकालीन बीमारी कारण हो सकता है। शारीरिक आपको कोई समस्या रही हो तो उसके कारण भी आपको विकलांगता हो सकती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वास्थ्य का क्या महत्व है। देखो दोस्तों, स्वास्थ्य के बहुत अच्छे महत्व है, बहुत फायदा होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है बहुत ज्यादा सही चीज है। पहला है दीर्घायु। दीर्घायु मतलब लंबी आयु रहती है, आप लंबे समय तक 60-70 सालों तक जी सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, आपके दिमाग में भी स्वास्थ्य सही रहता है अगर आप स्वस्थ हैं तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। रोगों से बचाव, आप बहुत सारी भी जो बीमारियां आपकी है उससे आप बच जाते हो, उन बीमारियों को रोक पाते हो अगर आप स्वास्थ्य रूप में हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बीमार नहीं पड़ते क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, और बहुत सारे लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। एक उत्पादक जीवन जीने में, उत्पादक का मतलब यह है, ये आ की मात्रा होगी, उत्पादक का मतलब यह है कि आप अच्छा जीवन जी पा रहे हो। ये नहीं कि आप जीवन जी रहे हो, कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आप खेलकूद नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उत्पादक जीवन नहीं हुआ ना। उत्पादक जीवन वो हुआ जिसमें आप मेहनत कर पा रहे हो, काम मशक्कत कर पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो, तो उत्पादक जीवन में आएगा। स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे, आप एक बात बताओ यार, अगर तुम स्वस्थ रहोगे, बीमारी नहीं होगी, तो तुम्हारे खर्चे भी स्वास्थ्य पर होने वाले कम हो जाएंगे, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, सुयोग्यता स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। देखो यार, पहला तो ये है कि नियमित व्यायाम। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो आपके शारीरिक जो सुयोग्यता है बहुत अच्छी रहती है, अधिक प्रभावित करता है। आप नियमित रूप से करोगे, आपकी शारीरिक पुष्टि में, आपकी मजबूती, शरीर की मजबूती में इसमें फायदा मिलता है और सुयोग्यता स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। दूसरा आपका इसमें है आराम। अगर आप उचित आराम करोगे, मतलब आप हफ्ते के 6 दिन जिम जा रहे हो और 1 दिन आराम कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन 7 दिन अगर जिम जाओगे तो शरीर को आराम नहीं मिलेगा और शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है स्पोर्ट्स में भी कि कुछ समय तक आपको आराम करना चाहिए ताकि आपकी जो एक लेवल है उसको अप करा जा सके। सुयोग्यता को स्पष्ट कीजिए। सुयोग्यता क्या होता है? देखो, शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा को सुयोग्यता कहा जाता है। अगर आप शारीरिक मतलब शरीर में आपका बिल्कुल सही है, अच्छे से चल फिर पा रहे हो, किसी काम को कर पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, तो आप शारीरिक रूप से फिट हो। मानसिक का मतलब यह है कि आप अच्छे सोच समझ पा रहे हो, तो ये मानसिक है। जब ये दोनों चीजें सही होती हैं, सही दशा में होती हैं, सही आपका पोजीशन में है, तो उसे हम सुयोग्यता कहते हैं। सुयोग्यता एक व्यक्ति के एक प्रकार से वह योग्यता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के संतुलित जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब सुयोग्यता एक प्रकार से एक व्यक्ति के संतुलित जीवन का मतलब अच्छे से चल फिर पा रहा है, खा पी पा रहा है, जीवन को जी पा रहा है, ये आपका बहुत जरूरी हो जाता है। शारीरिक पुष्टि के क्या घटक है? एग्जाम में काफी आता है ये भी, शारीरिक पुष्टि घटक 1 नंबर में भी कई बार आया हुआ है। तो शारीरिक पुष्टि के आपके कुछ 4 घटक होते हैं। शक्ति मतलब पावर भी बोल सकते हो, जिसमें आपके शरीर में कितनी पावर है, किसी सामान को कितना उठा पा रहे हो। रफ्तार, जब आप दौड़ रहे हो तो आपकी रफ्तार क्या है, क्या आप बहुत सही तरीके से दौड़ पा रहे हो, नहीं दौड़ पा रहे हो। धैर्य, पेशेंस लेवल कैसा है आपका, जो पेशेंस लेवल है मतलब आप कितने समय तक सब्र कर पा रहे हो, जिसे हम बोलते हैं सब्र का फल, वैसा ही सब्र कितना है तुम्हारे पास। इसके साथ लचीलापन, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, क्या है आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, इस बात में भी आप कह लीजिए आपका शारीरिक एक प्रकार से जो घटक है आपका शारीरिक पुष्टि का, उसके घटक में है। साथ ही लास्ट में आपका है चाल संबंधित, आप कैसी आपकी चाल है, किस प्रकार से आप चल रहे हैं, किस प्रकार से आपका शरीर चल रहा है, उस हिसाब से भी आपका चाल को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपकी कोई योग्यता है, मान लीजिए आप योग्यता आपके पास है, आधा गा होगा, ठीक है, आधा गा होगा। योग्यता को बढ़ावा देने के लिए, क्या देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, आपका ढा होगा 18 सेकंड, बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से पारंपरिक खेल और कौन से क्षेत्र खेल खेलने चाहिए। अब देखो, पारंपरिक खेलों का विभाजन इस प्रकार से है, कौन कौन से पारंपरिक खेल है, जिसमें आपका कबड्डी होती है। कबड्डी में हुतु तुतु करते नहीं है, आपके खिलाड़ी होते दोनों तरफ छोटे छोटे कपड़े पहन के रखते हैं और खेलते हैं, कबड्डी आपका हो गया। मुक्केबाजी, जब 2 खिलाड़ी आपस में ग्लव्स व्लव्स पहन के आपस में खेल रहे थे, मुक्केबाजी आपका पारंपरिक में है। घुड़सवारी, जब घोड़े के ऊपर आपका घुड़सवारी करते हैं, या आपका तैलीय कुश्ती जो है, ये पारंपरिक खेलों में आता है। कुछ खेल आपके क्षेत्रीय खेल हैं, जिसमें आपका कुश्ती है, खो खो है, कबड्डी है और रग्बी है।
आपने देखा होगा कुश्ती जो होता है 2 लोगों के बीच में होता है, खो खो आपका टीम में होता है, कबड्डी भी आपका 2 टीमें आपकी होती हैं, 1 और 2, आपस में 11-11 खिलाड़ी आपके होते हैं दोनों में, और रग्बी में भी लगभग 11 खिलाड़ी आपके दोनों तरफ होते हैं और खेल रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक खेलों से आप क्या समझते हैं। देखो, पारंपरिक वे खेल के होते हैं जो शारीरिक विरासत, एक प्रकार से सांस्कृतिक विरासत हमारे होते हैं, और ऐसे खेल जो विशिष्ट अधिकारी हमारे प्रदान करते हैं। आमतौर पर अगर हम बात करें तो ये मुख्य धारा के खेल नहीं होते हैं, नॉर्मल हमारे होते हैं वो, और इनकी भागीदारी का केंद्रित जो मूल्य होता है वो सभी एक तरीके से सात्विक अनुभव देना होता है, आपको एक्सपीरियंस देना होता है जिससे आप चीज़ों को सीख पाओ। अगला क्वेश्चन आपका इसमें आता है, योग व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। देखो, योग तो पहली बात सकारात्मक भावनाओं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए अगर आप योग कर रहे हो तो आप इसके माध्यम से भावनात्मक रूप से, इमोशनली आप बहुत अच्छे रहोगे, आप चीज़ों को सही से समझ पाओगे, और साथ ही भावनात्मक जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उसको भी समझ पाओगे, जिससे आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे, अच्छा काम कर पाओगे और आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। ये सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं। काफी दफा क्वेश्चन आता है कि तनाव कम करने के लिए योग की क्या भूमिका है। देखो दोस्तों, योग एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के तनाव को बहुत अच्छे तरीके से सही लाता है, साथ ही आपको तनाव और चिंता को कम करता है, आपके मूड, जो आपका मूड स्विंग होता है खासकर महिलाओं में, लड़कियों में होता है, उसको आपको कंट्रोल करता है, आपकी सेहत में सुधार लाता है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है, साथ ही आपके मन और मस्ती जो एक प्रकार से है उसको मस्ती करने में की मदद करता है, और साथ ही शांत भी करता है, आपको शांत भी करता है, और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में, कि आप अपनी भावना जो आपकी जो भी है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो या बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो, उन भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए भी योग बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी भूमिका निभाता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें योग की आधुनिक अवधारणा क्या है। देखो, योग एक आपका जो पहली हम बात करें तो आधुनिक में विभिन्न आपके लक्ष्यों के साथ, तकनीकों के साथ इसकी एक बड़ी लंबी श्रृंखला है जिसमें तांत्रिक और भक्ति अभ्यास हट भी होते हैं। कोई व्यक्ति तांत्रिक और भक्ति अभ्यास जो हट है वो भी योग के अंदर आते हैं। शारीरिक आपकी मुद्राएं, कैसे आप बैठे हो, साथ ही आपकी बहुत ज्यादा ये भूमिका निभाता है। भारत में अगर हम बात करें तो योगों की शुरुआत आपका वेदों से होती है। किससे होती है? वेदों से आपका होती है। आज लगभग आप मान के चलिए 21 जून को आपका योग दिवस आपको पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, तो ये आपका भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। साथ ही आपका देखिए प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में लिखिए। तो प्राचीन ओलंपिक शुरुआत जो खेलों की है 776 ईसा पूर्व में आपका हुई थी, आपका 391 एडी में रोमन में हुई थी, और थियोडोसिस जो आपका है द्वार बंद हुए थे राजा उसके लिए, और इसमें धार्मिक मूल्य थे। कौन से मूल्य थे? धार्मिक मूल्य थे। ओलंपिक खेलों के दौरान आपका इसमें सिर्फ यूनानी लोग ही भाग ले सकते थे, बाद में अब जो आज होता है उसमें हर कोई ले सकता है भाग, तो ये अंतर है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसका वर्णन कीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ की क्या विशेषताएं हैं? देखो, भारत का जो ओलंपिक संघ आपका है उसमें आपको बताना है इसकी स्थापना पहली बात तो 1927 में सर दोराबाजी टाटा ने की थी, इसके संस्थापक वही थे। प्रधान डॉक्टर नरेंद्र सचिव आपके पहले, और उसके बाद दाराबाजी जो हमारे टाटा जी हैं ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य बने थे, इस बात को भी याद रखना। साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों को चुनाव 4 वर्षों बाद एक प्रकार से होता है, ठीक है, 4 वर्षों के लिए आपका होता है। ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। आप वो टिप्स, पहला आपको कोई भी क्वेश्चन का पेपर छोड़ के पैटर्न नहीं आना है। दूसरा टिप्स आपको क्या करना है कि कोशिश ये करनी है कि जो भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मिलती जुलती चीज इसमें लिख के आनी है। तीसरी बात, आपको समय का ध्यान रखना है, 5 नंबर वाले पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, बाकी वालों पे कम। चौथा टिप्स ये है कि आपको कोशिश यही करनी है कि अपना पेपर ही करना है, दूसरों को बताने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और 5वीं बात और सबसे जरूरी चीज, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय आपको समय मैनेजमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।